प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने बनारस कविता का आरंभ किया था और उसमें बताया था कि किस तरह से लोग बनारस में अपनी आस्था अपने विश्वासों को लेकर आते हैं, अपनी मुक्ति के लिए आते हैं और किस तरह से भरता है और किस तरह धूल उड़ती है, किस तरह मतलब बड़ी लयबद्धता के साथ बड़े शांत स्वभाव में सब चीज़ अपनी जगह है। आज हम इसके आगे की बात करते हैं कि यहाँ पर वो कवि कहते हैं कि कभी सई सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है, आधा शव में है, आधा नींद में है, आधा शंख में है। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है। राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ आधार्य। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। तो हमने यहाँ पर ये बात कही थी कि इसी तरह से ये शहर यानी कि जब यहाँ पर सांझ होती है, कवि क्या बनारस कविता बनारस की शाम का यहाँ कवि ने वर्णन किया है और कवि कहता है कि ढलती शाम में अचानक बनारस में प्रवेश करते ही मंदिरों में गंगा के घाटों पर आरती का आलोक आश्चर्य से भर देता है। आरती का प्रकाश में इस शहर आरती के रोशनी में शहर को देखने से इसकी बनावट की जो विलक्षणता है वो दिखाई पड़ती है। आरती के दीपकों की रोशनी से भरा हुआ यह शहर अपनी संपूर्ण चेतना को प्रदर्शित करता है। दीपक जल गंगा के जल में प्रतिबिंब होते हैं तो उनकी प्रतिबिंबों से पूरी गंगा के जल को देखकर ऐसा लगता है कि मानो आधा शहर जल में हो। ठीक है, आधा शहर जल में हो। मंदिरों में मंत्रों की, यहाँ पे लिखा है ना, मंत्रों की, आधा मंत्र में है। तो यहाँ पर मंदिरों में मंत्रों की प्रतिध्वनियों से जो आवाजें आती हैं, जो आवाज होती है, जो गूंज होती है, शहर को देखकर लगता है कि मानो आधा शहर मंत्र में हो। और ठीक है ना, और देवताओं को अर्पित किए गए फूल तथा शवों को सज्जित किए गए फूलों की अधिकता को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि मानो आधा शहर फूलों में ही विभक्त है, बटा हुआ है। शाम के समय में भी शवों को जलाए जाने के कारण यह उनको घाट ले जाते हुए उनके दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना, उनके दिखाई पड़ते हैं। के कारण आधा शहर उनमें भरा हुआ सा लगता है और शाम के समय कई थके मंदे लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। थके मंदे लोग आधे सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कहा गया कवि ने कि आधा शव में है, कोई अपने प्रियजन के शव ले जा रहा है तो कोई अपने सोने की तैयारी। इस शाम का दृश्य है ये, ठीक है ना, इस शाम का दृश्य है। तो ये शाम का दृश्य है यहाँ पर, इसलिए जब शाम होती है तो कोई प्रियजन को ले जा रहा होता है तो कोई सोने की तैयारी कर रहा होता है। आधा शंख तो कोई शंख की ध्वनि कर रहा होता है। अगर ध्यान से देखो तो कभी कह रहा है ध्यान से देखा जाए शाम के वक्त भी ये शहर आधा आधा होता है, आधा जग रहा होता है और आधा सो रहा होता है, इसलिए आधा आधा का है। ठीक है ना, तो मतलब कहने का मतलब है दिन रात यहाँ पर लोगों की अपनी दिनचर्या चलती रहती है। आधा शहर जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के। कहने का मतलब है कि बनारस की जो संस्कृति है वो प्राचीन काल से ऐसे ही विद्यमान है उसके बिना, और ये बिना किसी स्तंभ के सहारे के खड़ी हुई है। जो नहीं है उसे थामे है। राख
और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के आदमी। कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, यानी बनारस की जो संस्कृति है वो बिना किसी सहारे के अपने अपने लोग यहाँ आते हैं अपनी अपनी आस्थाओं के साथ। लोगों की आस्थाएं, विश्वास और मुक्ति का वो दर्शन कि यहाँ नहाने से मुक्ति मिलती है, शिव की नगरी है, वो इस विश्वास को यहाँ पर खड़े किए हुए है उसको। अब ये विश्वास एक स्तंभ भी मान लो, एक सहारा है जो लोग यहाँ पर आते हैं। कभी तो हर साल बनारस कितना पुराना है लेकिन लोगों का तांता लगा रहता है। वो क्या स्तंभ है जो बनारस को बनाए रखता है, खड़े रखता है? वो है लोगों का विश्वास, लोगों की आस्था, लोगों का मुक्ति की भावना कि यहाँ शिव की नगरी है, यहाँ आने से मुक्ति मिलती। ये चीज, ये सीधे से खड़ा कर रखा है। और यहाँ पर राख, जो शमशान घाट की राख उठती है, रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ जो यहाँ पर बने हुए हैं, आग के स्तंभ जब आग जलती है चिताओं में, पानी के स्तंभ और धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथ के स्तंभ, जो आदमी ऐसे करके पानी उठाता है अपने उठाओं की, ये स्तंभ, ये सारे के सारे, इसका मतलब यही है कि आस्था, विश्वास का का मेल और मुक्ति की जो भावना लोगों को यहाँ तक खींच लाती है। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ आधार्य, कोई सूर्य को जल देता है। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा हुआ यह शहर अपने को अपनी दूसरी टांग पर खड़ा हुआ नजर आता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कवि बनारस के बारे में बताते हुए कहता है कि यह शहर बिना किसी खंभे के सहारे खड़ा है। यहाँ का मानना है कि बनारस शहर में त्रिशूल, शिव का त्रिशूल पर स्थित है। कभी तो ऐसा भी लगता है कि यह शहर खड़ा ही नहीं है, अर्थात इस शहर में जो भी आता है वह अपनी आस्था, निष्ठा से बंधा हुआ आता है। उसकी आस्था ही उसका सबल बनती है, उसकी आस्था ही उसका आधार है जो इस शहर को खड़ा रखती है। ठीक है, आस्था निष्ठा से बंधा हुआ आता है और उसकी आस्था उसको संबल बनाए रखती है। इसी शहर में परंपराओं का निर्वाह होता दिखता है। यहाँ कई तरह से दृश्य दिखाई देते हैं। कहीं तो चिता अग्नि से लपटी हुई उठे, तो कहीं शांत चिता की राख, कहीं हवन की सुगंधित धुआं वातावरण को सुगंधित करता है, तो कहीं रोशनी के ऊंचे ऊंचे खंभे और दहकती आग की लपटें प्रार्थना के लिए उठे हुए हाथ को संभाले हुए रहते। ये उठे हुए हाथ किसी अज्ञात सूर्य को जल का आधार्य देते हुए दिखाई देते हैं। ये उठे हुए हाथ किसी अज्ञात सूर्य को जल का आधार्य देते ना, वो दिखाई देते हैं। शताब्दियों से, कई सालों से गंगा के जल में एक पैर से खड़े होकर जल दान करने वाले श्रद्धालुओं की दूसरी टांग जैसे उसकी गतिविधियों से बेखबर रहती है, ठीक उसी प्रकार शहर का एक हिस्सा दूसरे से अलग अपने आप में लीन रहता है। कहने का मतलब यह है कि कोई शहर केवल श्रद्धा या भौतिक में लीन रहकर नहीं बच सकता। क्यों? बनारस श्रद्धा और भौतिकता, प्राचीनता, नवीनता का एक सुंदर उदाहरण है। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि कवि ने बनारस में जब कवि गया, उसने जो कुछ भी देखा तो उससे एक मिली जुली संस्कृति, यानी आधुनिक होते हुए भी हमारा बनारस के प्रति जो विश्वास, आस्था, श्रद्धा और जो मुक्ति का भाव है वो बना हुआ है। और इसी हमारे विश्वास ने, हमारी आस्था ही नहीं, इस बनारस को आज तक वैसे का वैसे खड़ा रखा है। जो हमें है ना स्तंभ, वो हमारी भावनाओं का, हमारे आस्थाओं का स्तंभ है जो उसको बढ़ाए रखा है। तो आपको उम्मीद है कि इसका भाव पक्ष आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल हम नई कविता के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।